महाराष्ट्र के अंजनेरी झरने में फंसे पर्यटक। आपको बता दें, खबर ये सामने आ रही कि झरने के बीच 6 घंटे तक ये पर्यटक फंसे रहे। अचानक से पानी यहां पर भर गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। बारिश के चलते ये जो पर्यटक है वो सैलाब में फंस गए। हालांकि मानव श्रृंखला बनाकर इन पर्यटकों को बचाया गया है। तो महाराष्ट्र के अंजनेरी का ये पूरा मामला है। वन विभाग की टीम ने पर्यटकों को रेस्क्यू किया है, मानव श्रृंखला बनाकर सभी को बचाया। ये महाराष्ट्र के नासिक के अंजनेरी झरने की तस्वीरें हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि बारिश के बीच कुछ पर्यटक नासिक के अंजनेरी झरने में बारिश का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक से भारी बारिश होने से झरने में पानी बढ़ गया और ये सभी लोग अंजनेरी झरने में फंस गए। पर्यटकों के फंसने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सूझबूझ दिखाते हुए मानव श्रृंखला बनाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 6 घंटे में सफलता हासिल हुई है। भारी बारिश के बीच झरने में फंसे पर्यटकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी पर्यटक सुरक्षित बताए जा रहे हैं। झरने में फंसे पर्यटकों को रेस्क्यू करने का वीडियो वायरल होने के बाद लोग वन विभाग के अधिकारियों की तारीफ कर रहे हैं। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक के लिए मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर रखा है। इसके अलावा विभाग ने महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोंकण रेल पटरी पर गिरे मलबे को हटाने का काम भी जारी है। 24 घंटे से ज्यादा समय बाद भी रेल सेवा बहाल नहीं हो सकी है। कोंकण रेलवे के नाथूनगर टनल का ये मुहाना है, जहां से मलबा हटाने का काम जारी है। रेलवे कर्मचारी और पुलिस की टीम लगातार काम में जुटी है। बारिश की वजह से मिट्टी गीली हो गई है और इसकी वजह से काफी कीचड़ हो गया है। रेल सेवा को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। रत्नागिरी के खेड़ रेलवे स्टेशन के नजदीक की एक इलाका है। वहाँ का जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ एक बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ के जो रेलवे प्रशासन द्वारा कहा गया था कि यहाँ 3 घंटे में ये जो प्रॉब्लम है वो निकाला जाएगा और उसके बाद कोंकण इलाके की सभी सेवा निश्चित रूप से चलने वाली है। लेकिन अभी इतना घंटे के बाद भी जो स्थिति है वो वैसी रही हुई है। अब आपको आज और कल दोनों की तस्वीरें दिखाते हैं। आपको बता दें कि कल टनल के पास बड़ा लैंडस्लाइड हो गया था, जिसके बाद पटरी पर काफी ऊंचा मलबा जमा हो गया था। लैंडस्लाइड की घटना रत्नागिरी और आसपास के इलाकों में हो रही बारिश की वजह से हुई है। आज थोड़ी बारिश के बाद राहत मिली है। इस बीच बारिश के बाद भी दिन रात काम जारी रहा। लैंडस्लाइड के बाद सड़कों पर भी कई किलोमीटर तक भारी जाम लग गया। यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बेगूसराय के दियारा क्षेत्र में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग काफी परेशान हैं। सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें पानी में समा। ये बिहार में बेगूसराय का मटिहानी प्रखंड का इलाका है। इसे दियारा क्षेत्र कहते हैं। सैकड़ों गांव हर साल पानी में डूब जाते हैं और एक बार फिर गंगा नदी का रौद्र रूप यहाँ देखने को मिल रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जहां भी नजर डालिए दूर दूर तक सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, इलाके में रहने वाले लोगों का डर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल पानी में समा गई है। ज्यादातर लोग पशुपालन करते हैं। पशुओं के लिए अब चारा जुटाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। लोगों को रोजमर्रे की जरूरत के लिए बाजार आना जाना पड़ता है। इसके लिए वो नाव का सहारा ले रहे हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों ने बताया कि पिछले 1 हफ्ते में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। जो लोग बांध के नीचे रह रहे हैं, अब दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। कई घरों में पानी आ गया है। आपको बता दें कि दियारा क्षेत्र में हर साल बाढ़ आ जाती है और तबाही मचा कर जाती है। किसानों के हजारों एकड़ फसल भी पानी में डूब जाती है। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ से हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। गांव और घरों में पानी घुस चुका है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बागमती नदी में तेजी से बढ़ रहे जलस्तर की वजह से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की 18 पंचायतों में बाढ़ का पानी आ गया है। इन पंचायतों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। कई जगहों पर हालात ऐसे हैं कि लोग लकड़ी के पुल के सहारे ही नदी पार करने को मजबूर हैं। एक और लोग चाचरी के पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। वहीं इसके लिए 20 से 30 रुपए शुल्क भी उन्हें देना पड़ रहा है। कितना परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है भाई। सब टूटा टाटा हुआ है पूरा। पीछे आने का भी पैसा ले रहा है।
हाँ हाँ पैसा ले रहा और का पैसा ले रहा है, है क्या रुपया 20-20 लेता है? रुपया ले रहा है आदमी पर, एक आदमी पर, एक आदमी एक आदमी 20-20 रुपया ले रहा है। मोटरसाइकिल जाने आदमी पैदल जाने का लाख नहीं, देखने आगे देखिए ना आप, देखिए पूरा टूटा टाटा हुआ। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें हर साल इसी तरह बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। घर डूब जाते हैं, बाढ़ के पानी से धान और सब्जी की फसल तबाह हो जाती है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर बढ़ने की वजह से सिकंदरपुर के निचले इलाकों में घरों में भी पानी आ गया है। इसके चलते लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं यूपी के 20 से ज्यादा जिलों में बाढ़ का असर देखा जा रहा है। लखीमपुर जिले में भी कई इलाकों में हालात गंभीर बने हुए हैं। तस्वीरें यूपी के लखीमपुर जिले की है, जहां पर ज्यादातर गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बाढ़ की तबाही के कारण परेशान लखीमपुर खीरी के पलिया, निघासन, संपूर्णा नगर, धौरहरा और गोला तहसील के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी घर में घुसने से राशन समेत कई चीजें तहस नहस हो गई हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर नाव के जरिए सुरक्षित और ऊंचे इलाकों पर जाने के लिए मजबूर हैं। दिक्कतें बहुत आ रही हैं, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। नाव आज 10 दिन से नाव में लोग ऊंची जगह के लिए जा रहे हैं। नीचे पानी, सब घरों में पानी घुसा हुआ है लोगों के। कितने गांव हैं आसपास में? देख रही हूँ काफी ज्यादा गांव यहाँ पे दिख रहे हैं। कितने गांव हैं? 50 गाँव, लमसम 50 गाँव डूबे हुए हैं। 50 गांव? हाँ जी, कोई सुविधा नहीं है, कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं पहुँच रही। वहीं कई लोग जीवन यापन के लिए खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। शारदा नदी का जलस्तर कम होने की वजह से कटान भी शुरू हो गया है। कटान की रफ्तार बढ़ने से कई गांव में खतरा भी बढ़ गया है और सैकड़ों घरों पर विस्थापन की तलवार लटक रही है। और टीवी 9 की टीम ने भी लखीमपुर में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने नाव से पलिया इलाके के हालात को जाना। देखिए पहुंचे हैं लखीमपुर के पलिया में, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो गांव हैं वो पानी की पूरी तरीके से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ये आप पूरा जो एरिया देख रहे हैं, पूरा जो एरिया है ये बाढ़ ग्रस्त हो चुका है और यहाँ पर लगभग 2.5 लाख की जो आबादी है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में यहाँ पे रहने के लिए मजबूर है। और किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो ये पूरा जो आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा जो नदी है वो यहाँ पर पूरा जो पानी है, जल स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा जो गांव हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों को अब इन गांव से लखीमपुर की ओर जाना है तो उनको नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर मैं पूरे लखीमपुर की बात करूं तो लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ है। और वहीं टीवी 9 की टीम लखीमपुर के अटरिया भी पहुंची और वहां पर लोगों से बात करके हालात का जायजा लिया। ये क्या स्थिति है? स्थिति बहुत नाजुक है यहाँ की और पूरी रेलवे लाइन भी ध्वंस हो चुकी है। यहाँ की बस द्वारा भी कोई साधन नहीं जा रहे हैं कहीं भी। किसी को भी अगर जाना हो तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाकी प्रशासन की तरफ से भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से चीजें मिल पा रही हैं, प्रशासन की तरफ कम सरकार की तरफ से आवश्यकताओं के हिसाब नहीं मिल पा रही है, थोड़ी बहुत मिल पा रही है जी। तो कैसे जाना हो पा रहा है? अब जाना क्या है, जैसे आदमी लूट रहा है इसमें, पैसों से ही ये देखा जाता है। ये है खाने पीने की व्यवस्था है क्या? मिल पा रहा है? खाने पीने की 50% से भी कम मिला है, 40% मिल रहा है, 60% नहीं मिल पा रहा है लोगों को। अधिकारी पहुंच रहे हैं क्या? देख रहे पा रहे हैं? सुनिए, कोई अधिकारी नहीं जा रहा है। हम लोग आजाद नगर रहने वाले हैं, घर में इतना पानी भरा है। हम लोग रेलवे लाइन के बगल में पल्ली डाल के रह रहे हैं, वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं जा रहा है। गुरुद्वारे वाले खाना वहाँ पे पहुँचा रहे हैं। मतलब सरकार की वजह से कोई मदद नहीं हो रहा है। हमारे पास जो दाल रोटी ये पूरा गाँव डूबे हुए हैं इधर सब। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में राप्ती के बाद अब कूड़ा नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस गया है। सिद्धार्थनगर के 400 से ज्यादा गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। ये उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर है। बाढ़ का पानी कैसे लोगों के घरों में आ गया है, तस्वीरें आपके सामने। कुछ घरों में तो छत तक पानी आ गया। देखिए, सरकारी भवन में भी पानी भर चुका है। बच्चे छत से पानी में छलांग लगाते जरूर नजर आए, लेकिन सड़क समंदर बनी है। एक दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पानी भर गया। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर पानी भरने के बाद लोगों को दूसरी जगह ले जाने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। खेती वाली जमीन पर भी अब नाव चल रही है। राप्ती नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है।
कूड़ा नदी भी उफान पर है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्जनों गांव पानी में समा गए हैं। आने जाने का कोई साधन नहीं है। सड़क मार्ग कट गए हैं। सिद्धार्थनगर के लगभग 400 गांव भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां रह रहे लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पानी के बीच हजारों लोग जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन बाढ़ से निपटने के दावे तो कर रहा है, लेकिन जमीन पर इसका असर कितना दिख रहा है, तस्वीरों के जरिए आपके सामने। और उत्तराखंड में पातालगंगा टनल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पिछले हफ्ते हुए लैंडस्लाइड के बाद क्षतिग्रस्त हुआ। टनल के आसपास अभी डेंजर जोन है। अभी एक ही तरफ से गाड़ियों की आवाजाही। तो ये टनल किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है लैंडस्लाइड से, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। एक ही तरफ से भी रास्ता खुला हुआ है जहां से आवाजाही चल रही है। आइए देखते हैं TV9 की एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। उत्तराखंड में हो रही बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है पातालगंगा इलाके में बनी टनल के ठीक सामने। पिछले हफ्ते इसी टनल के पास लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से ये रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। प्रशासन ने कड़ी मेहनत के बाद इस रास्ते को खोल दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे परेशानी और खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। परेशानी इस वजह की है कि यहाँ पर एक साथ दोनों गाड़ियाँ होकर नहीं गुजर सकती। एक समय पर एक तरफ से ही गाड़ियाँ आगे की तरफ जा सकती हैं। देख सकते हैं कि मलबा आपको सड़क पर पड़ा हुआ नजर आएगा और आधी सड़क जो है वो खुली हुई नजर आएगी और टनल जो है वो आपको यहाँ पर टूटी हुई नजर आएगी। देख सकते हैं कि टनल का करीब 11 से 12 मीटर हिस्सा जो है वो उसका नुकसान हुआ है और सरिये बड़े बड़े आपको बाहर निकले हुए नजर आएंगे। खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि अगर यहाँ पर तेज बारिश हो जाती है तो ये मलबा नीचे की तरफ आ सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर ये रास्ता बंद हो सकता है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है तो संभावना जताई जा रही है कि अगर तेज बारिश यहाँ पे होती है तो बड़े बड़े पत्थर जो आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ आ सकते हैं और इससे ये रास्ता बंद हो सकता है। तो देखेंगे कि बड़ा बड़ा सरिया जो है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में नजर आएंगे और बड़े बड़े पत्थर जो गिरे हुए आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मलबा ठीक सामने मेरे आपको ये नजर आएगा और ऊपर चट्टान के जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो भी नजर आएंगे। तो अगर यहाँ पे तेज बारिश होती है तो खतरा इस बात का मंडरा रहा है कि ये रास्ता बंद हो सकता है। और टनल की अगर बात की जाए तो टनल में देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो सरिये हैं वो आपको नजर आएंगे। 11 से 12 मीटर का हिस्सा बताया जा रहा है कि वो लैंडस्लाइड की वजह से डैमेज हुआ था। तो साफ है कि यहाँ पर अभी लोगों के लिए परेशानी और खतरा कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लगातार प्रशासन के द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जल्द ही यहाँ से मलबा हटा लिया जाएगा। तो देख सकते हैं टनल की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और खतरा भी कहीं ना कहीं मंडराता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ विवेक शर्मा, TV9 भारतवर्ष उत्तराखंड। और वहीं अगर पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात की जाए तो यहां पर भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचा रखी है। लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बाढ़ का पानी जमकर कहर बरपा रहा है। बांग्लादेश के कई जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान की खबर है। सैकड़ों गांव पानी में समा गए हैं। बाढ़ की चपेट में आने से घर डूबे हैं। लाखों की आबादी प्रभावित है। लोगों की जान जा रही है। हजारों एकड़ फसल भी पानी में डूबने से तबाह हो गई है। सरकार और एजेंसीज के जरिए बांग्लादेश में तेजी से राहत पहुंचाई जा रही है। यूनिसेफ की टीमें लगातार राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। यूनिसेफ के मुताबिक 5 दिन में बांग्लादेश में 1,20,000 से ज्यादा प्रभावितों तक साफ पानी पहुंचाया गया। पूर्वोत्तर और उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित समुदाय को निकालने के साथ साथ उनके लिए पीने लायक पानी, भोजन और मेडिकल सहायता भी दी जा रही है। ग्रामीण इलाके में नहीं बल्कि शहरों में भी कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़क पर बस, कार और 2 व्हीलर्स सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जिन इलाकों में पानी बहुत ज्यादा है वहां से लोग रिक्शे के जरिए सुरक्षित स्थानों पर जाते हुए भी दिखे। और एक और बड़ी खबर, किर्गिस्तान के ओश में बेकाबू बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। ओश नदी में उफान के बाद कई जगह तटबंध टूट गए हैं। इसके बाद सैलाब ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। देखिए पूरी खबर। बारिश का प्रहार, सैलाब में बहती कार और पानी में तैरते वाहन। खिलौने की तरह सब गाड़ियां बह गई।
तस्वीरें किर्गिस्तान के ओश में भीषण बाढ़ की तबाही की है। अखबुआरा नदी में आए उफान के बाद शहर में बेकाबू बाढ़ सब कुछ बर्बाद करती नजर आई। कई घंटे हुई मूसलाधार बारिश के बाद ओश में सैलाब ने कोहराम मचा दिया। नदी नालों में आया उफान खतरनाक बन गया है। देखते ही देखते सैलाब ने ओश सिटी पर कब्जा कर लिया। सड़क पर खड़े वाहन सैलाब के तेज बहाव में नाव की तरह तैरते नजर आए। शहर में सैकड़ों गाड़ियों को बाढ़ के पानी ने तबाह कर दिया। ओश सिटी में बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा। बीते कई घंटों से बिजली सप्लाई ठप है। बाढ़ का पानी मकान, दुकान, संस्थानों में दाखिल होकर बर्बादी की वजह बन गया है। किर्गिस्तान में सैलाब से कोहराम का एक और वीडियो, जहां तूफान और भारी बारिश के बाद सड़क पर जबरदस्त जल प्रहार नजर आया। सैलाब की तेज रफ्तार में सब कुछ बहता चला गया। किर्गिस्तान के ओश में आई भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके में तबाही मचा रखी है। सड़क नेटवर्क भी तहस नहस हो चुका है। स्थानीय प्रशासन अब सड़क से सैलाब का कब्जा हटाने के लिए राहत अभियान में जुटी है। शहर में कई फीट तक भरे पानी को मोटर पंप की मदद से बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। इधर तुर्की के अदाना शहर में भीषण तूफान के बीच आई जोरदार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। तेज हवाओं में घरों के बाहर रखा सामान उड़ गया। तस्वीरें तुर्की के अदाना शहर से सामने आई, जहां भयंकर तूफान ने जमकर कहर बरपाया। तस्वीरों में भी साफ नजर आ रहा है कि पूरा इलाका धूल के गुबार से ढक गया है। चारों तरफ धूल ही धूल है। तूफान में हवाएं इतनी तेज कि वो अपने साथ घरों के बाहर रखे सामान को भी उड़ा ले गई। ताकतवर हवाओं ने चीजों को ऐसे उड़ाया जैसे सामान कागज हो। वहीं अदाना शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बरसात भी हुई है। इसके चलते शहर में पानी भर गया। अब वीडियो में देखिए कि किस तरीके से तूफान और बारिश ने पूरे शहर को अपने कब्जे में ले रखा है। तूफान ऐसे आया कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तूफान और बारिश होते ही अदाना शहर में ब्लैकआउट हो गया। तूफान और बारिश में काफी नुकसान होने की खबर है। प्रशासन का तो कहना है कि नुकसान का आकलन अभी करना मुमकिन ही नहीं है। राहत और बचाव कार्यों के बाद ही पता चलेगा कि नुकसान कितना हुआ। इधर दिल्ली हाईकोर्ट आज अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका ईडी ने दाखिल की है। दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिलेगी या फिर नहीं, इस पर सुनवाई है। केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उसके बाद 20 जून को उन्हें ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े इस मामले में 25 जून को ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। ईडी की याचिका पर केजरीवाल की तरफ से 10 जुलाई को जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी जमानत रद्द करना विफलता के समान है। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है। शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। आज अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिल भी जाती है तो भी उनका जेल से निकलना मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई उन्हें इस मामले में अरेस्ट कर चुकी है। इसलिए फिलहाल केजरीवाल सीबीआई की रिमांड पर जेल में बंद है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 8.5 किलो वजन गिरने के दावे पर तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट ने जवाब दिया है। संजय सिंह के दावे पर तिहाड़ जेल ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलो तक कम हो गया है, लेकिन संजय सिंह के दावे पर तिहाड़ जेल सुपरिटेंडेंट ने साफ कर दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का उतना वजन नहीं गिरा है जितना दावा किया जा रहा है। 1 अप्रैल को केजरीवाल का वजन 65 किलोग्राम था। 8 अप्रैल को वजन बढ़कर 66 किलोग्राम हो गया। 9 मई को वजन घटकर 64 किलोग्राम हो गया। उसके बाद वो जमानत पर जेल से बाहर आए। फिर 2 जून को जब वो जेल पहुंचे तो वजन 63.5 किलोग्राम था। 14 जुलाई को घटकर 61.5 किलोग्राम हो गया। आपका दावा है कि केजरीवाल का वजन 8.5 किलोग्राम तक गिरा है, जबकि तिहाड़ का कहना है कि सिर्फ 2 किलो वजन घटा है। केजरीवाल के वजन और शुगर लेवल बढ़ने पर तिहाड़ जेल ने जवाब दिया है। जेल प्रशासन ने कहा कि खास वजहों से केजरीवाल ने खुद वजन कम किया है। 3 जून से केजरीवाल घर से भेजे खाने को लौटा रहे हैं। पहले केजरीवाल शुगर लेवल बढ़ाने वाले भोजन कर रहे थे। तिहाड़ की मेडिकल रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी का जवाब सामने आया है। तिहाड़ जेल ने माना कई बार शुगर लेवल कम हुआ। ये संजय सिंह ने कहा शुगर लेवल कम होने पर कोमा में जा सकते हैं।
शुगर लेवल कम होने पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है, ये संजय सिंह का बयान। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट के मुताबिक भी वजन कम। तिहाड़ जेल की रिपोर्ट, पहली बात तो उनको जारी नहीं करनी चाहिए, किसी भी मरीज की रिपोर्ट नहीं जारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री की रिपोर्ट जारी करके उन्होंने अपराध किया है, जेल नियमों के हिसाब से अपराध किया है। तो पहली बात तो इसकी जांच होकर उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। तो ये है एम्स के डॉक्टरों की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो जांच रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज है, क्रॉनिक कफ ब्रोंकाइटिस है, विथ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, विथ कंप्लेंट्स ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी लॉस, बॉडी एक, वीकनेस एंड हाइपोग्लाइसेमिया। और इसके नीचे एक ये लाइन ये और लिखी हुई है जिसमें कि उनके वजन घटने और हाइपोग्लाइसेमिया का जिक्र किया गया है। 5 बार अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 50 के नीचे गया है। किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, अगर शुगर का लेवल 50 से नीचे चला जाए तो वो कोमा में जा सकते हैं। इधर एनटीए ने नीट के मामले में देश भर में दायर सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की। आज सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। नीट यूजी परीक्षा में धांधली को लेकर देश भर में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। अभ्यर्थियों ने अलग अलग कोर्ट में याचिका दायर कर परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। इन सभी याचिकाओं की एक साथ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सके, इसके लिए एनटीए ने एक याचिका दाखिल की है जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई में बनी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल हैं। एजेंसी ने जोधपुर हाईकोर्ट में एनटीए के खिलाफ लगी सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग की थी। इससे पहले 20 जून को एनटीए की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता, बॉम्बे और जोधपुर हाईकोर्ट में एजेंसी के खिलाफ दायर हुई याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाई थी। ये याचिकाएं एग्जाम में ग्रेस मार्क्स के खिलाफ दायर की गई थी। अब एनटीए ने बची हुई याचिकाओं को ट्रांसफर किए जाने की अपील की है। ये याचिकाएं एग्जाम कैंसिल किए जाने से जुड़ी है। वहीं नीट पेपर लीक और एग्जाम कैंसिल किए जाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को सुनवाई होगी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर का फोन बंद है, पुलिस फरार घोषित कर सकती है। मनोरमा खेड़कर को नोटिस देने के बाद भी मनोरमा खेड़कर पेश नहीं हुई। मां पर लगे आरोपों पर पूजा खेड़कर का बोलने से इनकार। बेटी कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन अब पुलिस फरार घोषित कर सकती है मनोरमा खेड़कर को। उन्होंने फोन बंद कर दिया है, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो मनोरमा खेड़कर को नोटिस जारी हुआ था, उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। जांच कमेटी को दूंगी अपना जवाब, ये कहना है पूजा खेड़कर का। लेकिन मनोरमा खेड़कर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फोन बंद बताया जा रहा है। मनोरमा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को धमकाया और यही वीडियो जो वायरल हुआ था उसी के आधार पर पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन मनोरमा खेड़कर से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका फोन बंद है। मैंने आपको पहले भी बोला है इस विषय में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकती। नो बट इट इज रिलेटेड टू माय थिंग, सो आई कैन नॉट टॉक अबाउट इट। दैट इज द रीजन। No, that's what I'm telling you. Related to this whole issue, I cannot say anything because the rules do not permit me to say. जांच कमेटी आपसे संपर्क किया था। वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इस विषय में मैं मीडिया के साथ कुछ शेयर नहीं कर सकती। जो भी होगा मैं कमेटी के सामने करूँगी। आपका परिवार फरार है, आपके पिता फरार है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, आप जो भी कहेंगे मैं वही आपको फिर से कह रही हूँ कि इस इशू में मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती। द सिविल सर्विस रूल्स डू नॉट परमिट मी टू स्पीक ऑन दिस। और मनोरमा खेड़कर की अभी तक मिल नहीं पाई है पुलिस को, और बेटी कह रही हैं कि वो कमेटी के आगे ही जो भी कुछ कहेंगी। हमारे साथ राजीव सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या बताया जा रहा है अब तक, क्या जानकारी मनोरमा खेड़कर के बारे में मिल पाई है? उनका फोन बंद है और पुलिस तलाश कर रही है, उन्हें अब फरार घोषित भी किया जा सकता है क्या?
बिल्कुल, देखिए इस बात की पूरे चांसेस हैं कि मनोरमा खेड़कर को आधिकारिक तौर पर पुणे पुलिस एब्सकॉन्डिंग घोषित कर सकती है, यानी कि फरार घोषित कर सकती है। हालांकि उन्हें नोटिस दिया गया था, उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुई। पुलिस की टीम जब उनके घर पर पहुंची तो वहां पर एक नोटिस भी चिपका कर आई थी। उनको बार बार फ़ोन किया जा रहा है, मैसेज भिजवाए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी बात को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अब पुणे ग्रामीण पुलिस ने मनोरमा खेड़कर की तलाश के लिए 3 टीमों का भी गठन किया है। तीनों ही टीमें जो हैं अलग अलग शहरों में भेज दी गई है। एक टीम मुंबई भी आई हुई है मनोरमा खेड़कर की तलाश के लिए। लेकिन अगर मनोरमा खेड़कर अगले 24 घंटे में नहीं मिलती है तो इसकी पूरी संभावना है कि मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस आधिकारिक तौर पर एब्सकॉन्डिंग घोषित कर सकती है, यानी कि फरार घोषित कर सकती है। उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने हाथ में पिस्तौल लेकर पिस्तौल की नोक पर जो ग्रामीण किसान थे उनको धमकाया और उसके बाद में उन्हें डरा धमकाकर उनकी जमीनें हथियाने की कोशिश की थी। मामला लगभग साल भर पुराना था, लेकिन उस दौर में केस नहीं दर्ज किया गया। जब पूजा खेड़कर का मामला और विवाद गरमाया, उसके बाद में ये वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद में पुणे की पौंड पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी आर्म्स के तहत। फिलहाल अब इस पूरे मामले में मनोरमा खेड़कर की तलाश है। वहीं पूजा खेड़कर की बात करें तो पूजा खेड़कर इन तमाम विवादों से अपना पल्ला झाड़ रही हैं। उन पर जो आरोप लगे हैं उस पर भी वो बोलने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अपनी मां और पिता को लेकर भी उनका कहना है कि इस पूरे मामले में वो कुछ बात नहीं कर सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नजर बना के रखिए। राजीव जानकारी दे रहे थे कि मनोरमा खेड़कर को लेकर संभावना है कि आधिकारिक तौर पर उन्हें फरार घोषित किया जा सकता है। अभी 24 घंटे उन्हें ढूंढने की प्रक्रिया पूरी तरह से चलती रहेगी। और विवादों के बीच IAS पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने उनका बचाव किया है। दिलीप खेड़कर ने कहा है कि कुछ लोग उनके परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। देखिए पूरी खबर। विवादों में घिरी ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के बचाव में अब उनके पिता दिलीप खेड़कर ने नई दलीलें पेश की हैं। उन्होंने बेटी पर लगे आरोपों पर कहा कि कुछ भी गैर कानूनी नहीं किया। पूजा पर फर्जी दिव्यांगता और अन्य पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट के इस्तेमाल के आरोप बेबुनियाद हैं। दिलीप खेड़कर के मुताबिक IAS पूजा पर लगे आरोपों पर कमेटी बिठाई गई है। कमेटी के सामने हम अपनी बात रखेंगे। लीगल प्रोसीजर जारी है। सब कुछ नियमों के मुताबिक हुआ है। दिलीप खेड़कर ने दावा तो ये भी किया कि पूजा ने सरकारी काम के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल किया क्योंकि कोई सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं था। उसने प्रशासन में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से इजाजत लेकर ही ऐसा किया। कार उसके रिश्तेदार की है। उसने उस पर लाल बत्ती लगाकर किसी को धोखा नहीं दिया। इससे पहले IAS पूजा की सफेद रंग की ऑडी कार को पुलिस ने दस्तावेजों की जांच के लिए कब्जे में लिया था। 3 दिन पहले ही पूजा ने इस ऑडी कार के लिए 27,600 रुपए का जुर्माना भी भरा था। पूजा के माता पिता पर भी FIR दर्ज हुई है। मनोरमा खेड़कर पर किसान को धमकाने का आरोप लगा है। किसानों का आरोप है कि बाउंसर से भी धमकी दिलवाई गई। मनोरमा खेड़कर का पिस्टल लेकर धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज भोजशाला की SI रिपोर्ट को पेश किया गया है। 2000 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट से कई बड़े खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। तस्वीरें धार की भोजशाला से मिली मूर्तियों की है। आज इसी सर्वे की 2000 पन्नों की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पेश की गई है। भोजशाला में SI का सर्वे 98 दिन तक चला था। भोजशाला में हुई खुदाई में 37 देवी देवताओं की मूर्तियां मिली तो रिपोर्ट में 94 ऐसे चिन्ह मिले हैं जिनका हिंदू धर्म से संबंध है। कुल 1700 से ज्यादा पुरावशेष खुदाई से निकाले गए। इस सर्वे में मिली 37 मूर्तियों में श्री कृष्ण, गणेश जी, जटाधारी भोलेनाथ, ब्रह्मा, माता पार्वती, हनुमान जी, भैरवनाथ की मूर्तियां बेहद खास है तो वाग्देवी की खंडित मूर्ति भी बेहद दुर्लभ बताई जाती है। भोजशाला की दीवारों और खंभों से भी साक्ष्य मिले हैं। कौन सा अवशेष किस काल का है इसकी भी पूरी जानकारी सर्वे रिपोर्ट में लिखी है। इस सर्वे के दौरान खुदाई के साथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस सर्वे के लिए GPR और GPS की मदद भी ली गई थी। भोजशाला की सर्वे रिपोर्ट को SI ने केंद्र और राज्य सरकार से भी साझा किया है। इस रिपोर्ट से पहले लगातार सवाल उठ रहा है कि धार की भोजशाला में मंदिर है या फिर मस्जिद, लेकिन अब इस रिपोर्ट में मिले साक्ष्य इशारा करते हैं कि यह स्थान हिंदू धर्म से संबंधित था। और भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन ने TV9 से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि कोर्ट के सामने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सुनवाई पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की गई है।
विष्णु शंकर जैन हैं और आज उन्होंने भोजशाला मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया है। क्या कहना है आपका विष्णु? नहीं, आज हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने मेंशन किया था इस केस को और हमारी ऐसी मांग है कि जो 1 अप्रैल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे लगाया था उस स्टे को वेकेट किया जाए और ये मामला आगे फर्दर प्रोसीड करे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भोजशाला में जो एक गलत ढंग से उस परिसर को एक मस्जिद के रूप में उपयोग करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हमारी ये लड़ाई है। ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट के सामने भी हमने बात रखी थी। इंदौर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वहाँ पे एसआई को नियुक्त किया था सर्वे कंडक्ट करने के लिए। 98 डेज़ का सर्वे हुआ है। 98 डेज़ का सर्वे कंडक्ट करने के बाद 2000 पन्ने की रिपोर्ट आज एएसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है। काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट हमारे केस को काफ़ी अच्छे से साबित करती है और अब हम आगे सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। कब सुप्रीम कोर्ट आपके मामले की सुनवाई करेगा जो भोजशाला से? अब देखिए, ये इसके बारे में कोई एक डिटेल डेट देना तो भी मुश्किल है, पर जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं हम लोग वो पूरी कर रहे हैं। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ किले के आसपास अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल की तस्वीरें सामने आई थी। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश। बाइक गिरी पड़ी है, कार उल्टी पड़ी है, कपड़े, शीशी, बोतलें दुकानों के सामने बिखरे पड़े हैं। तस्वीरें बड़े सवाल की गवाही दे रही हैं। अस्थायी दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। एक नहीं, यहाँ पर कई ऐसी दुकानें और घर हैं जहां तोड़फोड़ के निशान मौजूद हैं। हालात के बाद पुलिस बल तैनात है, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित विशालगढ़ में कल हुए बवाल की है। बताया जाता है कि विशालगढ़ की हजरत सैयद मलिक रेहान मीर साहब की इस दरगाह के बाद अतिक्रमण कर दुकानें बनाई गई हैं। अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने प्रोटेस्ट किया था। इस मामले को लेकर छत्रपति संभाजी राजे के कार्यकर्ताओं ने पारंपरिक औजारों के साथ सांकेतिक तौर पर अतिक्रमण को हटाने को लेकर 14 जुलाई को प्रोटेस्ट किया था। बताया जाता है कि इस दौरान कुछ उपद्रवी तत्वों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस दौरान उपद्रवियों ने पथराव शुरू कर दिया। दोनों तरफ से तनाव होने के बाद तोड़फोड़ और आगजनी भी की गई। हिंदू संगठनों का आरोप है कि किले से छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जुड़ा है, जिसमें अतिक्रमण के जरिए छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। और हरिद्वार में एक सड़क हादसे ने लोगों का दिल दहला दिया। यूपी रोडवेज की देहरादून से मुरादाबाद जा रही बस दीनदयाल पार्किंग के पास हाईवे की दीवार तोड़ते हुए नीचे गिर गई। हेलो, आराम से एक एक करके ऊपर दे दे। आराम से भैया, आराम से। टायर चल रहा है। अबे टायर, ओ भाई गाड़ी बंद करो, टायर चल रहा है। अंदर से गाड़ी बंद कर दो। उत्तराखंड के हरिद्वार में हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पुल के नीचे गिरने से भीषण हादसा हो गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई, हंगामा हुआ। लोग जान बचाने के लिए बस की खिड़कियों से कूदने लगे। पहले बच्चों और महिलाओं को निकालने की कोशिशें शुरू हुई। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, सिविल पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज जारी है। एकदम कट मारे, बहुत आगे थी जी। कहां से कहां जा रहे थे आप लोग? बाहर से हरिद्वार। कहां जा रहे थे आप? हरिद्वार। आगे कोई वाहन नहीं था, खाली थी रोड और स्पीड से गाड़ी थी और उसने स्पीड कम नहीं की। राइट तरफ को पता नहीं क्या है सर, राइट तरफ को जाती रही गाड़ी, लेफ्ट को उसने लिया नहीं। पुलिस का कहना है कि घटना की वजह जांच के बाद ही पता चल पाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, रेलवे सिग्नल पर खड़ा होना कितना खतरनाक हो सकता है, ये पश्चिम बंगाल में ट्रेन और कार की एक टक्कर की एक घटना से समझा जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। हजारदुआरी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन ने रेलवे फाटक पर खड़ी कार को जोरदार टक्कर मारी। तस्वीरें आपके सामने। इंजन ने कार के पिछले हिस्से को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रेलवे फाटक का सिग्नल भी टूटकर अलग हो गया। इंजन की टक्कर के बाद रेल फाटक पर खड़ी दूसरी कई गाड़ियों को भी टक्कर लगी। वहां खड़े लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। हादसा पश्चिम बंगाल के खरदाहा स्टेशन पर हुआ, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। कार में कई लोग सवार थे। टक्कर के बाद काफी चोटें आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार सभी यात्रियों को बाहर निकाला। घायल खतरे से बाहर हैं। हादसे के बाद काफी देर तक ट्रेन रुकी रही, जिससे आवागमन ठप रहा। हादसे के बारे में खबर यह है कि बीटी रोड से रेहरा की ओर जा रही कार के ड्राइवर ने फाटक खुला देखा, लेकिन आगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 की ओर का रेल फाटक बंद था, जिसके बाद कार बाहर नहीं निकल पाई और ट्रेन ने टक्कर मार दी। हालांकि रेलवे मामले की जांच कर रही है। रेलवे की ओर से मामले में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है।